2015 का अगर आपको स्लोगन याद है तो उसी 2015 में 7 निश्चय का भी स्लोगन दिया गया था, नीतीश के 7 निश्चय। ठीक है, उस 7 निश्चय में 7 जो बातें कही गई थी, अगर उसको आधा सुधा भी लागू कर दिया गया होता तो बिहार की स्थिति आज बहुत अलग होती। उसमें पहला जो निश्चय था वो ये कहा गया था कि हर बिहार के हर बेरोजगार को, 18 साल से 35 साल के हर बेरोजगार को जब तक रोजगार नहीं मिलेगा तब तक उसको 1000 रुपया कम से कम हर महीने सरकार की ओर से मिलता रहेगा। अब आप यहाँ बैठे हैं, आप पत्रकार हैं, आपको स्लोगन 14-15 का याद है, तो आपको ये भी पता होना चाहिए कि वो किसी को मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। यहाँ तक मेरी जानकारी, आज तक किसी को 1 रुपया नहीं मिला। उसी 7 निश्चय में ये भी बताया गया उस स्लोगन के साथ कि स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड करके एक योजना बिहार में शुरू की जाएगी, ताकि 12वीं के बाद पढ़ाई के लिए किसी भी परिवार को अपने बच्चों की पढ़ाई पर खर्च न करना पड़े। बैंकों से 4% के दर पर बिना किसी गारंटी के लोन मिल सके, ताकि लोग उस तरह के कोर्स कर सके जिससे उनको रोजगार मिले। ITI में जा सके, पॉलिटेक्निक जा सके, इंजीनियरिंग कर सके, मेडिकल कर सके, नर्सिंग कर सके, पैरामेडिक्स कर सके। तो उसमें कितने लोगों को आपके क्षेत्र से स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड मिला है वो भी आपको जांचना चाहिए। भ्रष्टाचार पर रोक लगाने के लिए आपको कोई आइंस्टीन बनने की जरूरत नहीं है। दुनिया के बहुत सारे देशों में भ्रष्टाचार पर अंकुश लगाया गया है। कैसे लगाया गया है? एक तो जो शुरुआत जो भ्रष्टाचार का जो सबसे बड़ी शुरुआत है वो राजनीति से होती है। अगर आप भ्रष्ट लोगों को चुनकर लाएंगे तो भ्रष्टाचार वहीं से बढ़ेगा। दूसरी बात, डिसेंट्रलाइजेशन, मतलब सत्ता और संसाधन का विकेंद्रीकरण। जितना ज्यादा होगा उतना भ्रष्टाचार में कमी आएगी। अभी क्या है कि सब कुछ बिहार की सरकार, मुख्यमंत्री, 2-4 अफसर उन्हीं के हाथ में है, तो अपने हिसाब से वो चला रहे हैं। तीसरा, जन भागीदारी। लोगों की को जानकारी नहीं है कि उनका अधिकार क्या है। लोगों को ये जानकारी नहीं है कि उनको पैसा दिए, आधार कार्ड फ्री में बनना चाहिए। लोगों को जानकारी नहीं है, तभी तो 2500 रुपये लग रहा है। चौथा, टेक्नोलॉजी का प्रयोग, ताकि ये जाना, जैसे नल जल योजना बना हुआ है, सारे योजनाओं को आप टेक्नोलॉजी से जोड़कर रियल टाइम बेसिस पर मॉनिटर कर सकते हैं कि कौन बना कौन नहीं बना, बजाय इसके कि सरकारी समीक्षा बैठक में बैठते हैं, अफसर जो बताते हैं वही आप सुनते हैं। तो इन चारों चीज का प्रयोग करके दुनिया के जिन देशों में भी भ्रष्टाचार पर अंकुश लगाया गया है, उसमें लोगों, सत्ता और संसाधन का विकेंद्रीकरण, लोगों की जन भागीदारी निर्णयों में और कार्यक्रमों के क्रियान्वयन में, तीसरा टेक्नोलॉजी का उपयोग, ये जो बातें जब तक आप नहीं करेंगे तब तक आप कभी भी भ्रष्टाचार पर अंकुश नहीं। और राजनीतिक भ्रष्टाचार पर खत्म करने की दिशा में प्रयास, मतलब सही लोगों को राजनीति में चुनकर लाना। जो पूरी पदयात्रा है वो इसी के लिए है। यहाँ पर एक हम लोगों ने परिपाटी बना ली है कि कुर्ता पर गंजी पहन लेगा तो उसी को आप जमीनी नेता मानते हैं। अगर बिहार का नेता है तो उसको बोलने नहीं आना चाहिए, उसको बैठने नहीं आना चाहिए, उसको कपड़ा पहनने का सहूर नहीं होना चाहिए, उसको देश दुनिया की जानकारी नहीं होनी चाहिए, उसी को हम लोग बिहार का नेता, जमीनी नेता मान लेते हैं। तो वैसे आदमी को नेता बनाइएगा तो जिस दशा में रह रहे हैं उसी दशा में रहना पड़ेगा जिंदगी में। मैं कोई वादे नहीं कर रहा हूं, ना मैं कोई आगे वादा करूंगा। मैं ये कह रहा हूं कि आप जो हम लोग पुराने जमाने में घर द्वार में लोग कहानी सुना, या तो आप मछली किसी को दे दीजिए खाने के लिए, या फिर लोगों को सिखाइए कि मछली मारी कैसे जाती है। मैं प्रयास कर रहा हूं कि आपको समझाया जाए, समाज को बताया जाए कि कैसे गरीबी दूर कर सकते हो, आप में वो क्षमता है, बजाय इसके कि मैं आकर कहूं कि मैं तुम्हारी गरीबी दूर कर दूंगा। दोनों में फर्क है। वरना हम दल बनाकर हम भी कहते हैं कि 4 स्कीम लाएंगे, ये फैक्ट्री लगवा देंगे, ये योजना लगा देंगे, किसी दूसरे से ज्यादा योजना हमको पता है। उससे नहीं सुधरेगा बिहार जब तक लोगों में ये चेतना नहीं आएगी, लोग नहीं समझेंगे, लोगों में ये ताकत है। अगर बिहार में 1/3, इस बात को आप नोट कीजिए और इसको रिपोर्ट भी कीजिए, मैंने स्टडी कराया, अगर 1/3 बिहार का किसान सब्जी उगाने लगे तो पूरे देश का सब्जी का खपत हम लोग अकेले बिहार से पूरा कर सकते हैं। 1/3 किसान अगर बिहार में खेती के तौर पर सिर्फ सब्जी उगाने लगे तो पूरे देश का, जैसे पंजाब से पूरे देश में गेहूं जाता है, वैसे पूरे देश की सब्जी की खपत बिहार से पूरी हो सकती है। आप समझिए कि उससे कितना लोगों का फायदा होगा। अभी आप कुछ सब्जी उगा भी रहे तो रक्सौल में बेचिएगा, क्योंकि बाहर बेचने का कोई ना मंडी है, ना कोई व्यवस्था है, ना कोई कोल्ड स्टोरेज। मतलब बिहार में क्या है, आलू रखने का घर,
कोल्ड स्टोरेज को तो लोग ऐसे ही समझते हैं कि कोल्ड स्टोरेज मतलब आलू रखने का जगह। कोल्ड स्टोरेज कोई आलू घर थोड़ी ना है। कोल्ड स्टोरेज तो हर वो चीज रखने की जगह है जिसको कि एक टेम्परेचर पर रखने की, एक कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट में रखने की जरूरत है। उसमें आप फल भी रख सकते हैं, फूल भी रख सकते हैं, सब्जी भी रख सकते हैं, कुछ भी रख सकते हैं। लेकिन पूरे बिहार में आप जाकर कहिए तो कोल्ड स्टोरेज का नाम तो लोग यही जानते हैं कि भाई आलू वाला, आलू रखने का घर है, क्योंकि आलू से आगे कभी हम लोगों ने देखा ही नहीं। आलू और बालू से बिहार निकलेगा ही नहीं। तीसरा नाम मैं लेना नहीं चाहता हूं।